हेलो स्टूडेंट्स, आज मैंने जैसे पीछे पिक लगाई हुई है अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो आपका इस साल थर्ड ईयर में फर्स्ट पेपर है उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की क्या प्रकृति होती है, क्या अर्थ होता है, क्या क्षेत्र होता है। और जो मैं आपको बता रही हूँ उन सभी चीज़ों की मैं आप लोगों के लिए एक पीडीएफ फाइल भी भेजूँगी इसी के साथ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आपको रिटन रूप में भी वो सभी चीज़ें मिल जाएं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक बहुत वृहद टॉपिक है। इससे पहले के वीडियो में मैंने विश्व 1945 के बाद जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चेंजेस आए थे उनके बारे में भी मैंने आपको एक अपने पूर्व वीडियो में बताया था। निरंतर मैं प्लेटो के बारे में, अरस्तू के बारे में भी आपको, जो आपका सेकंड पेपर है प्रमुख पश्चिमी राजनीतिक विचारक, उसके बारे में भी बताती आ रही हूँ। अब जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उनका हम जिक्र करते हुए शुरू करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या हैं। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो हैं वो आधुनिक समय में वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास के कारण इतने वृहद हो गए हैं कि उनको हम एक छोटे से टॉपिक में बांटना उनके लिए बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अर्थ बताते हुए मैं बताऊंगी। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का सबसे पहले प्रयोग जेरेमी बेंथम ने किया था। इसके बाद ही इस शब्द का प्रयोग संप्रभु देशों के मध्य सरकारी संबंधों को परिभाषित करने के लिए किया जाने लगा। यद्यपि कुछ विद्वान इसके राष्ट्रों के मध्य आर्थिक, सामाजिक तथा सामाजिक संबंधों को भी इसमें सम्मिलित करते हैं। जेम्स रोजनो के अनुसार राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मध्य कोई सीमा रेखा बनना ही बहुत मुश्किल है। फिर भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विस्तृत दृष्टिकोण के अनुसार राजकीय संबंधों के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत राज्यों के मध्य स्थापित होने वाले सभी तरह के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अगर हम क्षेत्र का जिक्र करें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक स्वतंत्र अनुशासन के रूप में विकसित हो चुका है, किंतु फिर भी कुछ लोग इसे राजनीतिक विज्ञान या इतिहास का ही एक रूप मानते हैं। इसकी विषय सामग्री बहुत वृहद है। क्षेत्र जो है इसका सर्व संबंध लिए हुए है निरंतर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में। अगर अब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को पढ़ें तो सामान्यतः अंतर्राष्ट्रीय संबंध तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भेद नहीं करके इन्हें एक ही मान लिया जाता है। इस तरह का दृष्टिकोण रखने वाले E.H. कार तथा क्विंसी राइट इसमें प्रमुख हैं। उन्होंने कहा है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत राष्ट्रीय सीमा, यह जो डेफिनेशन मैं आपको बता रही हूँ ये स्प्राउट की है। इन्होंने कहा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत राष्ट्रीय सीमा के एक तरफ स्थित वह सारा मानव व्यवहार आ जाता है जो कि सीमा के उस पार मानव व्यवहार को प्रभावित करता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत होता है, अतः इन संबंधों को इस रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया गया है कि यह एक समूह, राज्य अथवा सरकार द्वारा किए गए वो कार्य हैं जो कि दूसरों के प्रति किए गए होते हैं तथा जो इनके ऊपर प्रतिक्रिया करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के उपागमों को अगर हम जिक्र करें, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए प्रारंभ से ही अनेक प्रकार के उपागमों का प्रयोग किया जाता है। इन उपागमों को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है, परंपरागत तथा वैज्ञानिक। परंपरागत उपागमों में अध्ययन पद्धति की उपेक्षा विषय वस्तु पर अधिक बल दिया जाता है, किंतु आधुनिक समय में अनुशासन को वैज्ञानिक बनाने के लिए अध्ययन पद्धतियों का अधिक महत्वपूर्ण माना जाने लगा है। तो फिर भी अब वैज्ञानिक पद्धतियों का विकास हो चुका है, फिर भी अगर हम इसका अध्ययन के क्षेत्र में देखें तो इसका ऐतिहासिक उपागम, यह उपागम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए सबसे पुराना उपागम है। इसका प्रयोग मुख्यतः यूरोपीय देशों के अध्ययन के लिए किया जाता है। यह उपागम 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान लोकतांत्रिक रहा तथा इनके अंतर्गत विशिष्ट समय अवधि के देशों के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय उपागम। इस उपागम के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय कानून के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन का प्रयास किया जाता है।
इसके अंतर्गत विभिन्न देशों की वैधानिक व्यवस्थाओं में सामान्य तथ्य खोजने का प्रयास किया जाता है तथा ये मान लिया जाता है कि सामान्य व्यवस्था वाले देशों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नियमों का अपने पारस्परिक संबंधों में समान रूप से प्रयोग किया जाएगा। इस उपागम की सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें स्वतंत्र राज्यों की राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में अंतर स्थापित करने का प्रयास नहीं किया गया है। अब तीसरा जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का उपागम। इस उपागम का जन्म राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद हुआ तथा इसके अंतर्गत उन्हीं समस्याओं का अध्ययन करने में अधिक समानता प्राप्त होती थी जिन्हें स्वतंत्र राज्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में प्रस्तुत करते थे। इस उपागम के माध्यम से राज्यों के व्यवहार का अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करने में सुविधा प्राप्त हुई, किंतु इसकी सबसे बड़ी कमी यह है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बाहर स्थापित होने वाले राष्ट्रीय संबंधों का इसके द्वारा अध्ययन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है शक्ति उपागम। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति का महत्व प्रारंभ से ही रहा है तथा प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक शक्ति संबंधों के आधार पर राज्यों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जा सकता है। इस उपागम का सर्वप्रथम प्रयोग ये बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, क्योंकि जितनी बार आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पढ़ेंगे तो आप मॉर्गेंथो का बार बार इसमें जिक्र करेंगे और वह शक्ति उपागम के उपासक थे। उन्होंने कहा, जिन्होंने राष्ट्रों के मध्य संबंधों को राष्ट्रीय हितों तथा शक्ति राजनीति पर आधारित माना। उनका मानना था कि स्वतंत्र राज्य चाहे जितनी भी विचारधारा, दर्शन, नैतिकता की बात करें, किंतु वास्तव में उनके समस्त कार्य राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करने की दृष्टि से ही किए जाते हैं। इस उपागम की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि यह शक्ति पर अत्यधिक बल देता है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात इन उपागमों के अतिरिक्त वैज्ञानिक पद्धतियों पर आधारित अनेक उपागमों का जन्म हुआ, जिनमें प्रमुख उपागम हैं वो हैं व्यवहारवादी उपागम, व्यवस्था उपागम, निर्णय निर्माण उपागम आदि। अगर अब मैं बताऊं, व्यवहारवादी जो आप बार बार फर्स्ट ईयर में पढ़ते रहे, डेविड स्टन ने व्यवहारवाद दिया था और उसने एक नई तरीके की राजनीतिक विज्ञान के लिए कहा था कि राजनीतिक विज्ञान के अंदर भी व्यवहार का अध्ययन करके हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। उसी तरह से उसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी ये माना कि इस उपागम का प्रयोग सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अगर हम करें तो कार्ल ड्राइश ने किया और उन्होंने कहा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में किया था। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में सूचना के प्रवाह तथा संचार को अत्यधिक महत्व है। इस उपागम का सबसे बड़ी कमी ये रही कि इसमें तथ्य को कोई महत्व नहीं दिया गया और राष्ट्रीय चरित्र में भी परिवर्तन होता रहा। दूसरा है व्यवस्था उपागम। यह कापलान ने दिया, कैपलॉन KAPLAN। इस उपागम के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांतों के माध्यम से अलग अलग कार्यों को स्पष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राज्यों के मध्य अंतर्क्रियाएं महत्वपूर्ण होती हैं तथा किसी एक अंतर्राष्ट्रीय घटना को समझने के लिए इसके संबंध अनेक देशों में चल रही अंतर्क्रियाओं का अध्ययन करना अनिवार्य होता है। तीसरा और महत्वपूर्ण है निर्णय निर्माण उपागम। यह रिचर्ड स्नाइडर ने दिया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में इस उपागम को यूज़ किया जा सकता है और बताया कि निर्णय लेने वाले व्यक्ति किस तरह सोचते हैं तो उन पर किन तत्वों का कितना और किस तरह का प्रभाव होता है। अगर यह हम अच्छी तरह समझ लें तो उन आंतरिक तथा बाहरी परिस्थितियों का विश्लेषण किया जा सकता है जिसके अंतर्गत रहते हुए कोई व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों के विषय में निर्णय लेता है। मतलब कि अगर हम ये समझ लें कि किसी देश की परिस्थितियाँ क्या हैं, तो जो उस देश की नीतियाँ बनाने वाले शासक प्रशासक हैं, उस देश के मंत्री हैं, तो हम उनके व्यवहार को समझ सकते हैं कि उस देश की जैसी परिस्थिति है तो वो उसी प्रकार के निर्णय लेते हैं। इस उपागम के अंतर्गत इस तत्व को सर्वाधिक महत्व दिया गया कि कोई राज्य एक निश्चित समय पर मौजूद परिस्थितियों में ही उनसे प्रभावित होते हुए अपने निर्णय लेता है। इस उपागम की सबसे बड़ी कमी यह रही कि इसमें इस तथ्य को कोई महत्व प्रदान नहीं किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय सदैव संबंध जो हैं वो सदैव कार्यों से प्रभावित नहीं होते।
वो अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, भौगोलिक स्थिति है, जनसंख्या है, और वर्तमान में देखें तो परमाणु प्रसार है, परमाणु किसी के पास कितने साधन हैं, इन बहुत सारी चीज़ों से अपने किसी देश के आयात निर्यात कैसे हैं, किसी देश के किसके साथ संबंध है, इन बहुत सारी चीज़ों से प्रभावित होते हैं। फिर भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इन उपागमों का महत्व है और व्यवहारवादी, तुलनात्मक, वैज्ञानिक बहुत सारे अभी आयाम निकल कर आ रहे हैं। अगर हम धीरे धीरे आपके इन सब के बारे में बताते रहेंगे, और जो भी मैंने आज बताया है उसका एक लिखित PDF फाइल भी मैं आपको पुस्तक की इसके साथ ही प्रेषित भी करूँगी। थैंक यू।